नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने जेएचपी कोचिंग में। और आज मैं फिर लेकर के आया हूं आपके लिए जीव विज्ञान कक्षा 12 का अनसॉल्व्ड पेपर जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेट नंबर ये दूसरा है हमारा, क्योंकि सेट नंबर 1 मैंने पूरा फाइनल करा दिया है। ठीक है, आज हम बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 2 जो है 2024 348 जीएच कोड नंबर। ठीक है, तो चलते हैं बिना ही देरी किए हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर जीव विज्ञान सेट 2 2024 348 जीएच कोड नंबर ये पूरा पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, देखिए एक का हमारा क्वेश्चन कह रहा है आवृत बीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है। यही कह रहा ना कि जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उनका भ्रूणपोष होता है। नंबर 1 अगुणित, नंबर दूसरा द्विगुणित, तीसरा त्रिगुणित, चौथा है बहुगुणित। ठीक है, तो देखिए जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष होता क्या है, जो भ्रूण को पोषण देने का काम करता है वही भ्रूणपोष कहलाता है। ठीक है, तो देखिए जो भ्रूणपोष होता है वो द्विनिषेचन क्रिया के दौरान बनता है। तो ये जो होता है त्रिगुणित होता है। कैसा होता है ये? त्रिगुणित होता है। कौन? भ्रूणपोष। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए एक का खा क्वेश्चन कह रहा है हमारा विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट टेस्ट यानी परीक्षण। ठीक है, टेस्ट किस बीमारी के निदान में उपयोग किया जाता है? पहला है हैजा, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है न्यूमोनिया, चौथा है टाइफाइड। अब देखिए यहाँ जो विडाल परीक्षण जो होता है, विडाल टेस्ट जो होता है वो केवल टाइफाइड के लिए उपयोग किया जाता है, इसके निदान के लिए। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन कह रहा है अगला, ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। एक का ग नंबर कह रहा है 108 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जो हमारे पास 108 लघु बीजाणु हैं के निर्माण हेतु, और भी पूछ सकता है, ठीक है ना, कुछ भी यहाँ पर लिख सकता है लघु बीजाणुओं की संख्या। तो देखिए अगर 108 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए अगर बात करें, आपको 4 का भाग इसमें लगा देना है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। यदि यहाँ पर 200 होता तो भी आप 4 का भाग लगा देते तो 50 आपका ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, 50 आंसर। अगर यहाँ पर कुछ भी हो आपको क्या करना है? 4 का ही भाग लगा देना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारे पास एक का घ नंबर कह रहा है डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन में है लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता। ठीक है, दूसरा है लिंग गुणसूत्रों की त्रिसूत्रता, तीसरा गुणसूत्रों की 21वीं जोड़ी की त्रिसूत्रता, और चौथा है गुणसूत्रों की 21वीं जोड़ी की एकल सूत्रता के कारण। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो गुणसूत्रों की 21वीं जोड़ी की त्रिसूत्रता के कारण होता है। क्या होता है? 21वीं जोड़ी की त्रिसूत्रता के कारण होता है। क्या? कौन सा रोग? डाउन सिंड्रोम रोग। इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है वो बढ़कर 46 के स्थान से 47 हो जाती है। कितनी हो जाती है? डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कम नहीं होती है, एक एक्स्ट्रा हो जाती है, 47 हो जाती है 46 के स्थान पर। जबकि जो टर्नर सिंड्रोम रोग होता है उसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र कम हो जाता है। ठीक है, लिंग गुणसूत्र है वो, उसमें क्या हो जाता है, गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। और जबकि एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रोग होता है, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, यानी एक लिंग गुणसूत्र और बढ़ जाता है। तो यह भी आप बात ध्यान में रखिएगा। तो डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है, 21वें जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि 21वीं जोड़ी की त्रिसूत्रता के कारण होता है ये रोग। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, क्या कह रहा है देखिए, दो का कह रहा है जैव विविधता क्षति के कोई 2 कारण बताइए। जैसे जैव विविधता में क्षति हो रही है, पहला क्या है? प्रदूषण। यदि भाई प्रदूषण होगा तो जायज़ बात है कि क्या होगी? क्षति होगी ही होगी जैव विविधता में। ठीक है, बिल्कुल। अगर यदि शिकार होगा तब भी
होगी क्षति, कमी आएगी ही आएगी। ठीक है, कोई भी जीव होगा यदि उसका शिकार करेंगे आप तो उसमें वृद्धि थोड़ी ना होगी, कमी ही आएगी। ठीक है, जैसे नीलगाय है, बहुत सारे ऐसे जानवर जैसे गैंडा हैं, अगर इनका शिकार हो रहा है तो भी दिक्कतें आएंगी ही आएंगी आगे चलकर। ठीक है, तो प्रदूषण में भी दिक्कतें हैं। प्रदूषण होगा, यदि आप पानी पिएंगे तब भी बीमार हो सकते हैं। ठीक है, यदि शिकार किसी भी जानवर का होगा तो क्षति आएगी, विलुप्त हो जाएंगे धीरे धीरे। इसके बाद कह रहा है दो का खा, मानवों में किसी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार का नाम लिखिए। तो देखिए आंसर में क्या है, हीमोफीलिया और भी होते हैं, जैसे वर्णांता भी होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। इसके बाद कह रहा है दूसरे का गा, आईयूडी का पूरा नाम या रूप लिखिए। आईयूडी का पूरा हमें रूप लिखना है या नाम जिसे आप बोल सकते हैं। तो देखिए आईयूडी का पूरा नाम क्या होता है। आई का मतलब होता है इंट्रा, आई का मतलब क्या होता है इंट्रा, यू का मतलब होता है यूटेराइन, डी का मतलब होता है डिवाइस। क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। आप याद में रखिएगा, याद रखिएगा क्या होता है आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरे का घा कह रहा है, घा नंबर हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो नील हरित शैवाल यानी जिसे साइनोबैक्टीरिया के नाम लिखिए। तो देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो उत्तरदायी जैसे हमारे पास शैवाल है, पहला है एनाबीना, एनाबीना, दूसरा एनाबीना के पास, दूसरा है हमारे पास नास्टाक। कौन से हैं दो शैवाल, यहाँ पहला है एनाबीना, दूसरा है नास्टाक। ध्यान में रखिएगा, यही दो हैं हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे भाई यहाँ पर दूसरे का अंगा कह रहा है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो देखिए यहाँ पर आंसर में क्या लिखना है आपको, यह एक प्रयोगशाला विधि है। ये क्या है, यह एक प्रकार की प्रयोगशाला विधि है। इसका उपयोग डीएनए, आरएनए और प्रोटीन जैसे अणुओं को उनके आकार और विद्युत आवेश के आधार पर क्या किया जाता है, अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अलग करने के लिए किया जाता है किसका, इसका इस्तेमाल। ये क्या होती है, एक प्रकार की विधि होती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो डीएनए होते हैं, जो आरएनए होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं, इनको उनके अणुओं के आकार, ठीक है, और आवेश के आधार पर क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। ठीक है, यही क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक विधि है। यहाँ पर तीसरे का कह रहा तीसरे का है चिकित्सीय सगर्भता समापन, जिसे कहते हैं एमटीपी शॉर्टकट में। एमटीपी से क्या तात्पर्य है, एम का मतलब होता है मेडिकल, टी का मतलब होता है टर्मिनेशन, पी का मतलब होता है प्रेगनेंसी। ये फुल फॉर्म इसका मैं बता भी चुका हूँ पहले भी। ठीक है, तो देखिए आंसर में आपको क्या लिखना है, भ्रूण के विकास से पहले, जब भ्रूण का विकास ना हुआ हो उसके पहले, ठीक है, विकास से पहले गर्भ को क्या करा दिया जाए, गर्भ को गर्भाशय से निकाल लेने की क्या क्या होती है क्रिया, इसी को क्या कहते हैं, गर्भ समापन कहते हैं। यानी गर्भ समापन का मतलब होता है एबॉर्शन। ठीक है, तो क्या है चिकित्सीय सगर्भता समापन क्या है कि भ्रूण के विकास से पहले गर्भ को गर्भाशय से निकाल लेने की क्रिया ही क्या है, हमारी गर्भ समापन कहते हैं। इसे चिकित्सीय सगर्भता समापन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, चिकित्सीय सगर्भता समापन भी कहते हैं और गर्भ समापन भी कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है खा नंबर, मानव इंसुलिन क्या है। मानव इंसुलिन क्या है, तो आंसर में लिखना यह एक हार्मोन है। मानव इंसुलिन क्या होता है, यह एक प्रकार का हार्मोन होता है जो अग्नाशय से स्रावित होता है। जो कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय से, पैंक्रियाज से। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका काम शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है, यानी नियंत्रित करना होता है। ये ध्यान में रखिएगा। इसकी कमी से क्या हो जाता है, मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है।
यदि ये जो हमारे पास इंसुलिन हार्मोन हमारे बॉडी में नहीं रहेगा, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारे रक्त में, तो कौन सा रोग हो जाएगा? मधुमेह रोग हो जाएगा। यदि इसकी मात्रा रही तो यह कंट्रोल कर लेगा, ग्लूकोज को बढ़ने नहीं देगा ब्लड में, इसी के लिए मधुमेह रोग नहीं होगा। यदि अगर इसकी मात्रा कम हो गई, इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई, तो डायबिटीज़ हो जाएगी। इसके बाद देखिए हमारे पास कह रहा है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन ये। ग नंबर है सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है? आंसर में लिखना है आपको सक्रिय प्रतिरक्षा, सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है। लिखना क्या है? जब शरीर किसी बीमारी या रोगाणु के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में? किसी बीमारी हो या रोगाणु के संपर्क में जब हमारा शरीर आता है और एंटीबॉडी बनाकर उससे लड़ता है, तो इसे क्या कहते हैं? सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। जब हमारा खुद शरीर लड़ने लगे एंटीबॉडी बनाकर शरीर में, तो इसे ही हम कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा, एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है। अब इसके बाद क्या है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा, पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है? जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए, यानी बाहर से बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं, प्रवेश कराए जाते हैं, तो यह क्या कहलाती है? यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। जब बाहर से, जैसे आपको पता है यदि हमें कोई सर्प काट लेता है तो हमें एंटी वेनम का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो बाहर से तो लगाया जाता है। बाहर से ही प्रतिरक्षी जब भेजे जाते हैं हमारे लड़ने के लिए रोगों से, ठीक है, जहर से लड़ने के लिए जब हमें बाहर से इंजेक्शन लगाया जाता है, तो इसे ही क्या कहते हैं? निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। जब बाहर से क्या भेजे जाए? प्रतिरक्षी भेजे जाए। ठीक है। और जब हमारे खुद बॉडी, जब हमारा खुद बॉडी क्या कर ले? प्रतिरक्षी बना ले। जब खुद बॉडी हमारा प्रतिरक्षी बना ले रोगों से लड़ने के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए, तो हम उसे कहेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा। यदि हमें बाहर से लेना पड़े कोई दवा, तो उसे बोलेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा। और अंदर ही बन जाए तो सक्रिय, बाहर से लेना पड़े तो निष्क्रिय। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है डीएनए आरएनए में अंतर। तो देखिए यहाँ पर घ नंबर कह रहा है, घ नंबर डीएनए एवं आरएनए में कोई दो अंतर लिखिए। तो देखिए डीएनए में क्या होता है? इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। राइबोज लिखा हो सकता है, कभी कभी राइबोज भी लिखा हो सकता है। ठीक है, डाउट में नहीं पड़िएगा। देखिए दूसरा पॉइंट यह है कोशिका के केंद्रक में होता है। ये कहाँ पर होता है? डीएनए कोशिका के केंद्रक में बीचों बीच पड़ा रहता है, जबकि आरएनए कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ पर? कोशिका द्रव्य में, कोशिका के। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम और आगे के क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर तीसरे का अंगा कह रहा है पारितंत्र में उत्पादकता को परिभाषित कीजिए। यानी उत्पादकता है क्या? आंसर में क्या लिखना है? किसी निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र में और निश्चित समय अंतराल में होने वाली जैव भार वृद्धि को क्या कहते हैं? उत्पादकता कहते हैं। जैसे मान लो आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर आपकी जनसंख्या कितनी हो? 100 हो। कितनी हो? मान लो 100 हो, और सभी का भार 1-1 किलोग्राम हो। ठीक है। यदि मान के चलो 1 साल बाद आपकी वहीं की जनसंख्या कितनी हो जाए? 200 हो जाए, तो 200 हो जाएगी तो भार भी कितना हो जाएगा? और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा 100, यानी 200 किलोग्राम हो जाएगा। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगा? तो एक निश्चित क्षेत्र में उसी जगह पर एक निश्चित समय में, यानी 1 साल में आपका जो जितना वजन बढ़ा है ना, उसी भार को क्या कहते हैं? यानी उसी भार को क्या कहते हैं? उत्पादकता कहते हैं। उसी भार जितनी भी वृद्धि हो गई है आपकी, ठीक है, एक निश्चित क्षेत्र में जहाँ आप रह रहे हैं, एक निश्चित समय अंतराल में होने वाली जैव भार, जीवों के भार में वृद्धि को ही क्या कहते हैं? उत्पादकता। 100 किलो था, अगर जनसंख्या बढ़ गई तो वजन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, यही क्या है? आपकी उत्पादकता है। इसके बाद 4 का क्या कह रहा है? उत्परिवर्तन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। उदाहरण सहित हमें बताना उत्परिवर्तन है क्या। उत्परिवर्तन को अंग्रेजी में कहते हैं म्यूटेशन। क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। यह भी आपको ध्यान में रखिए। कभी कभी उत्परिवर्तन नहीं लिख कर आता है, म्यूटेशन लिख कर आ जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसकी जिसकी अंग्रेजी ज़्यादा फेमस है उसकी मैं बताऊंगा। तो देखिए उत्परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं। इसका आंसर लिखना क्या है? आनुवांशिक पदार्थ हो। आनुवांशिक पदार्थ जैसे आपको पता है डीएनए होता है। ठीक है,
आनुवांशिक पदार्थों में अचानक बड़े परिवर्तन होने से जीवों की नई जातियों का क्या हो जाता है, निर्माण या उत्पत्ति होती है। इसे ही क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं, म्यूटेशन। जब अचानक बड़ा परिवर्तन हो जाए, ठीक है, जीव अगर अगर अचानक बड़ा परिवर्तन हो रहा है तो जीवों की नई जातियों के भी क्या होगा, निर्माण होगा, यानी उत्पत्ति होगी। आपको पता है जैसे आनुवांशिक पदार्थ मैंने आपको बता ही दिया है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। उदाहरण में क्या है हमारे पास उत्परिवर्तन का उदाहरण है, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ऐसे प्रकार के जिनके अंदर ये रोग होगा, वो प्रकार के जो व्यक्ति होंगे, जो प्राणी होंगे, कुछ अलग ही प्रकार के आपको दिखाई देंगे, ठीक है, ये वाले रोग वाले। इसके बाद हम और आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए चौथे का हमारा खा कह रहा, चौथे का खा, आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। इंजीनियरिंग का मतलब होता है अभियांत्रिकी। इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, अभियांत्रिकी। तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग के किन्हीं दो अनुप्रयोगों को लिखिए। तो देखिए आंसर सबसे पहले आपको यही जानना है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग है क्या। तो देखिए जीवों के आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है, डीएनए आरएनए, ठीक है। जीवों के आनुवांशिक पदार्थ डीएनए में आवश्यकता के अनुसार फेर बदल करके फिनोटाइप में बदलाव करना ही क्या कहलाता है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। उनमें बदलाव ला देना, क्या किस में फेर बदल करके, कुछ चेंजिंग करके, नहीं, फेर बदल किस में करेंगे, जो हमारे पास आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जो डीएनए वगैरह होते हैं, ठीक है, इनमें क्या करना है, फेर बदल करना है कुछ, ठीक है, कोई चीज़ नया जोड़ देना इसमें, ठीक है। तो वही अगर इसमें कुछ बदलाव ला देंगे तो क्या हो जाएगा, उनका फिनोटाइप भी अलग हो जाएगा, नहीं कि मतलब उनमें बदलाव आ जाएगा फिनोटाइप में। यदि लंबाई कम रही होगी तो लंबाई शायद बढ़ भी सकती है, यदि आप उनमें कोई चेंजिंग करेंगे, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा फिनोटाइप। फिनोटाइप जो होते हैं ना, ये बाहर से दिखने वाले एक लक्षण होते हैं, ठीक है, जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं। एक होता है जीनोटाइप, जो अंदर होता है, ठीक है, वो हमें बाहर से दिखाई नहीं देते जीनोटाइप, जबकि फिनोटाइप के जो लक्षण होते हैं वो बाहर से दिखाई देते हैं। कलर है, ठीक है, लंबाई है, ये फिनोटाइप। अब देखिए यहाँ पर क्या, आनुवांशिक इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग में क्या होता है, कृषि क्षेत्र में किया जाता है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग का आपको पता है, नई नई वैरायटी की किस्में जो होता है, फसल हैं, बहुत वैरायटी की यहाँ पर उगाई जा रही हैं, ठीक है, जो ज़्यादा मात्रा में भी उगती हैं, आपको पता भी होगा, ठीक है। जैसे आपने देखा भी होगा गोल्डन राइस, नाम सुना ही होगा आपने, चावल का, राइस का। गोल्डन राइस में क्या होता है, विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें, ठीक है। तो किसके द्वारा ये सब यानी बढ़ाई गई है पैदावार, तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा। तो देखिए दूसरा क्या है, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी इसका अनुप्रयोग है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग का स्वास्थ्य क्षेत्र में। अब देखिए इसके बाद देखते हैं, हमारे पास 4 का ग नंबर कह रहा है, न्यूक्लियोटाइड पर एक टिप्पणी लिखिए। क्या कह रहा है, न्यूक्लियोटाइड हमारे पास है, इस पर एक टिप्पणी हमें लिखना है बहुत ही अच्छी तरह से। तो देखिए हमें सबसे पहले जानना न्यूक्लियोटाइड है क्या। आंसर में लिखना है, यह जो होता है एक किससे मिलकर बना होता है, यह नाइट्रोजन क्षार और पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और पेंटोज शर्करा और फास्फेट समूह, और किससे, फास्फेट समूह से मिलकर बना होता है। कौन, न्यूक्लियोटाइड। 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यह कैसा होता है, यह अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। जबकि न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो जो होता है हमारा क्षारीय होता है, न्यूक्लियोसाइड। जबकि ये न्यूक्लियोटाइड है, यह कैसा होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। अब देखिए यह किससे मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये होते हैं हमारे चारों के चारों। और शर्करा, पेंटोज, फास्फेट समूह PO4 होता है। अब देखिए डीएनए में ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने प्रकार के डीएनए में, 4 प्रकार के, क्योंकि डीएनए में 4 ही प्रकार के क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षार होते हैं। जितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षार उतने ही प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हमारे होते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट। क्या होता है पहला, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट। दूसरा क्या होता है, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफास्फेट, यह होता है हमारा दूसरा। तीसरा क्या होता है, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफास्फेट। और चौथा क्या होता है, डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफास्फेट। तो चारों के चारों ये हमारे रहे क्या, न्यूक्लियोटाइड, किसमें, डीएनए में पाए जाने वाले। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमारा 4 का घ कह रहा है, न्यूमोनिया और अमीबता के लक्षण लिखिए। केवल लक्षण लिखना है हमें। तो देखिए आंसर, न्यूमोनिया के लक्षण क्या होते हैं, पहला है
पेट फूल जाता है, ठीक है, आपको पता भी होगा निमोनिया में पेट फूल जाता है। दूसरा क्या होता है, सीने में तेज दर्द होने लगता है, ठीक है। और तीसरा है हमारे पास, दूसरा क्या है, सीने में दर्द, और तीसरा क्या है, कपकपी भी हो सकती है, यानी कपकपी आने लगती है, ठीक है। अब देखिए चौथा क्या है, अधिक संक्रमण होने पर रोगी के होंठ व नाखून क्या हो जाते हैं, नीले पड़ जाते हैं, अगर ज़्यादा संक्रमण हो गया तो। इसके बाद देखते हैं अमीबता के लक्षण। अमीबता के लक्षण में क्या होता है, पहला भूख नहीं लगती, यानी भूख ना लगना। दूसरा क्या है, पेट में भयंकर दर्द होना, ठीक है। और तीसरा क्या है, दस्त में खून, जब दस्त आती है ना उसमें खून आता है। चौथा क्या है, वजन भी क्या हो जाए, होने लगता है, घटने लगता है, नहीं कम होने लगता है, ठीक है। ये क्या है, हमारे लक्षण हैं। इसके बाद कह रहा 5 का हमारा, सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग का वर्णन कीजिए। जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे, उनके औषधि उपयोग का हमें क्या करना है, वर्णन करना है कि भैया इनका उपयोग किया तो जाता है औषधि उपयोग में, लेकिन बताइए। तो देखिए आंसर में लिखना है एंटीबायोटिक दवाओं के निर्माण में। जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं इनका उपयोग क्या किया जाता है, एक एंटीबायोटिक दवाओं को बनाने में भी किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन एक औषधि होती है, इसके लिए कौन सा सूक्ष्म जीव इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस। क्या होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस, ये होता है हमारा एक प्रकार का सूक्ष्म जीव। ये इससे क्या बनाया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक औषधि बनाई जाती है, यानी दवा बनाई जाती है। और पेनिसिलिन, पेनिसिलिन भी एक प्रकार की दवा है। पेनिसिलिन के लिए यानी पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन होती है ना, पेनिसिलिन के लिए क्या क्या किया जाता है, किसका इस्तेमाल, ये एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेनिसिलियम नोटेटम, क्या होता है, पेनिसिलियम नोटेटम, जैसे सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया जाता है ये बनाने में, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहला क्या होगा हमारा, स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस, और पेनिसिलिन के लिए पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है, रक्त का थक्का हटाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, रक्त का थक्का हटाने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज का इस्तेमाल किया जाता है, जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा रूपांतरित स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, यह जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि नाम तो बड़े ही अजीब होते हैं किनके, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको एग्जाम देने जाना है तो, ठीक है, क्योंकि बहुत पूछे जाते हैं। और सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग में एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, और जो टीके होते हैं, जो विटामिन होती हैं, और खनिज आदि का उत्पादन भी क्या किया जाता है, यानी शामिल है, उत्पादन इनमें क्या है, इनका शामिल है, बनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारे पास है एलर्जी के बारे में। भैया एलर्जी है क्या, एलर्जी के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए नंबर है 5 एलर्जी पर एक टिप्पणी लिखिए कि एलर्जी है क्या। तो देखिए लिखना क्या है, जब शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है ना, जब शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है किसी प्रतिजन के विरुद्ध आवश्यकता से अधिक यदि क्या करने लगे, अनुक्रिया दर्शाने लगे, तो इसे क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं, या इसे हम अति संवेदनशीलता भी कहते हैं। जब हमारा शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जो रोगों से लड़ता है, यदि वो किसी प्रतिजन के विरुद्ध आवश्यकता से ज़्यादा क्या करने लगे, अनुक्रिया दर्शाने लगे, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। अब देखिए, अब जो हमें एलर्जी फैलाते हैं वो कौन होते हैं, वही हमारे एलर्जन होते हैं। वही क्या होते हैं, एलर्जन होते हैं। तो देखिए एलर्जन है क्या, वे पदार्थ जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एलर्जन कहते हैं। नहीं, एलर्जी होती किससे हमें, तो आपको पता है एलर्जी किसी से भी हो सकती है, एलर्जी किसी से भी हो सकती है, आपको पता होगा। जैसे धूल से भी आपको एलर्जी हो सकती है, ठीक है, किसी को धूल अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती, तो यह क्या है, धूल से भी हमें एलर्जी हो सकती है। और पराग कण जो होते हैं जो पुष्प में, तो उनसे भी हमें एलर्जी हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि सभी पुष्प के पराग कणों से होती है, ठीक है, किसी किसी से होती है, किसी से नहीं होती। तो जबकि होती तो है पराग कण से, तो देखिए पराग कण से भी होती है, और कुछ प्रोटीनों से भी होती है हमें, ठीक है। और कुछ औषधियाँ जो वगैरह हम लेते रहते हैं ना,
उनसे भी हमें होती है एलर्जी। कोई तो औषधि ग्रहण कर लेता, कोई नहीं कर पाता, और कोई तो मछली खाता है, कोई नहीं खाता। तो ये क्या एलर्जी है, तो एक प्रकार की, ठीक है। और अंडा है, दूध है, गेहूँ है, बाल, किसी किसी को बाल से भी एलर्जी हो जाती है। यदि आपके शरीर पर लग जाए, किसी का भी बाल हो, किसी जानवर का, तब भी आपको यानी जाने कैसे महसूस होने लगता है। और कपड़े से भी एलर्जी हो सकती है किसी का। अगर कोई रोगी व्यक्ति है, अगर आप उसके कपड़े पहन लेते हैं तो उससे एलर्जी आपको हो सकती है, ठीक है। आपको चकत्ते पड़ सकते हैं, शरीर में कुछ भी हो सकता है आपके शरीर में। यही क्या है एलर्जी। एलर्जी को आपको ध्यान में रखना है, एलर्जी किसी से भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 5 का ग कह रहा है अतिदोहन एवं सह विलुप्तता पर एक टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले हमें जानना अतिदोहन क्या है, दूसरा नंबर में जानना है सह विलुप्तता क्या है। तो हेडिंग पड़ जाएगी अतिदोहन। तो अतिदोहन में क्या लिखना है, अतिदोहन में किसी जीव की समष्टि, समष्टि मैंने बता भी दिया है पहले, एक ही जाति के जीवों का समूह ही क्या है हमारा समष्टि है, ठीक है। तो किसी जीव की समष्टि को इतनी तेजी से क्या किया, दोहन किया जाता है, दोहन किया जाता है कि समष्टि का आकार भी क्या होने लगता है, कम हो जाता है। आपको पता होगा कोई भी जीव है, अगर उसकी समष्टि में तेजी के साथ यदि दोहन किया जाएगा तो उसका आकार तो कम होगा ही होगा, ठीक है। और उस पर आश्रित जो प्रजातियां हैं ना, वो भी क्या होने लगेंगे, विलुप्त होने लगेंगी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अतिदोहन में क्या है, अतिदोहन में किसी जीव की समष्टि, जो भी जीव की समष्टि होगी, ठीक है, कोई भी जीव हो सकता है एक ही जाति का, जैसे हमारा शेर शेर हैं, जैसे मनुष्य मनुष्य हैं, जैसे बंदर बंदर हैं, जैसे मछलियाँ मछलियाँ हैं, ये एक ही प्रकार की जीवों की जाति का समूह ही क्या है, हमारा समष्टि है, जो एक ही प्रकार की जाति हैं, ठीक है। अब देखिए, यदि उनकी संख्या में तेजी से दोहन होगा, यानी किसी जीव की समष्टि को इतनी तेजी से दोहन किया जाता है कि समष्टि क्या होने लगता है, आकार भी कम होने लगता है। यदि उनका आकार कम होने लगेगा तो उन पर जो आश्रित प्रजातियां हैं ना, उन पर जो आश्रित प्रजातियां हैं वो भी धीरे धीरे क्या होने लगेंगी, विलुप्त होने लगेंगी, ठीक है। जैसे हमारे पास एक सींग वाला गैंडा, ये असम में होता है, एक सींग वाला जो गैंडा है ये बहुत ही कम रह चुके हैं, बहुत ही कम है। जैसे मछलियाँ जो होती हैं, ये मछलियाँ भी आ जाती हैं, मेढक भी आ जाते हैं। यदि इनका ज़्यादा दोहन होगा तो ये बचेंगी बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा हो गया अति दोहन। अब इसके बाद हम जानेंगे सह विलुप्तता की। सह विलुप्तता क्या है भैया, सह विलुप्तता में क्या है, एक विकसित जाति, अगर एक विकसित जाति है, एक विकसित जाति के विलुप्त होने पर, अगर विलुप्त हो रही है, विलुप्त होने पर उस पर आधारित दूसरी पादप और जंतु जातियां भी क्या होने लगेंगी, विलुप्त होने लगती हैं। यदि मान लो एक कोई बड़ी विकसित जाति है, अगर वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है तो उस पर जो आश्रित जातियां हैं ना, उस पर आधारित जो दूसरी जातियां हैं वो भी धीरे धीरे क्या होने लगेंगी, विलुप्त होने लगेगी। जैसे एक पादप का विलोपन होने से, अगर एक पौधा है, अगर उसका विलोपन हो रहा है, वो विलुप्त हो रहा है, तो उस पर जो आधारित कीट होंगे ना, वो भी क्या होने लगेंगे, विलुप्त होने लगेंगे, ठीक है। उनका विलोपन भी क्या एक प्रकार से निश्चित है, क्योंकि वो उस पर निर्भर है। अगर निर्भर है तो अगर वही नहीं रहेगा तो उस पर जो निर्भर होगा वो भी नहीं रहेगा। ऐसे पादप है, पादप अगर नहीं रहेगा तो उस पर आधारित जो कीट है वो भी क्या न होंगे, वो भी नहीं रहेंगे, ठीक है। यही दोनों के दोनों क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। इसके बाद मिलेंगे प्रिय विद्यार्थियों, हम लेकर के आएंगे सेट नंबर दूसरे का पार्ट नंबर दूसरा, ठीक है। यदि यह हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।